एक परिवार में कोहराम मचा हुआ था और कोहराम मचे भी क्यों ना, उस घर की जवान लड़की 21 साल की रिया लापता जो थी। पूरा परिवार परेशान था, पूरे रिश्तेदार परेशान थे। तभी उस घर की जो एक बुजुर्ग महिला होती है, उसका एक दोस्त या हम उम्र कहें, जो कि कीर्तन भजन में साथ जाया करते थे, उसका फोन आता है और वो कहता है कि कैसी हो आप? महिला कहती है बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो मेरी पोती है रिया, वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। तो सामने से वो इंसान कहता है कि रिया को ढूंढ रही हूँ, रिया तो कब की मर गई। बोलती है क्या? बोलता हाँ, रिया तो कब की मर गई, मैंने तो उसको बहुत पास से देखा है मरे हुए। इतना सुनना था कि नानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इस बात की सूचना सभी परिवार वालों को देती है, तुरंत ही सबको बताती है, क्योंकि पुलिस में पहले ही कंप्लेंट हो जा चुकी थी। और इस बात की सूचना मिलते ही सभी वापस पुलिस स्टेशन की ओर भागती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक समाज का एक चेहरा आया है सामने इस कहानी, इस सच्ची घटना के माध्यम से। शायद ये फोन कॉल नहीं आता तो इस रिया केस की गुत्थी कभी सुलझती ही नहीं। दोस्तों, इस केस की पूरी क्या सच्चाई है, आगे जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही आपका कमेंट, आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, ज़रूर छोड़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो क्यों पसंद नहीं आता है, क्या कमी आपको नज़र आती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो है हरियाणा के फरीदाबाद की। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम रिया होता है, वो अपने नाना नानी के साथ सेक्टर 17 में रहती थी। रिया पढ़ने में काफी होशियार थी। उसका जो मम्मी पापा का घर था वो गांव से बिलोंग करता था, इसलिए वहां पर अच्छा एजुकेशन नहीं होने की वजह से माँ बाप ने उसे नानी नाना के घर छोड़ा था, ताकि रिया अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके और अपने सपनों को, साथ ही पूरे परिवार वालों के सपनों को पूरा कर सके। मैं देख रहा था, रिया बीए के थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी और नानी के घर के पास में ही उसकी मौसी का ही घर था, थोड़ी ही दूर पर। अब क्योंकि रिया नानी के घर रहती थी और जब भी उसका मन करता या उसका कुछ भी मन करता कि घर में रहने का मन नहीं करता, तो अपनी मौसी के घर चली जाती थी और ऐसा रोज का ही काम था उसका। दिन गुजर रहा था, तभी जो घटना वाले घटना वाले दिन की बात है। उस दिन भी रिया अपनी नानी से ये कहकर गई कि मैं मौसी के घर जा रही हूँ। नानी कहती है ठीक है। रिया चली जाती है, लेकिन जब काफी समय के बाद रिया घर वापस नहीं आती तो नानी की चिंता बढ़ने लग जाती है। और आखिर बढ़े भी क्यों ना, जवान लड़की जो थी, नानी तुरंत ही अपनी बेटी यानी कि रिया की मौसी को फोन करती है कि रिया वहाँ आई है क्या, यहाँ से तो मुझे ये कहकर गई, अभी तक आई नहीं। तो नानी कहती है नहीं, रिया तो यहाँ नहीं आई। और इसके बाद नानी की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक ये बात सिर्फ नानी को पता थी कि रिया गायब है, उसके बाद अब मौसी को पता चलता है। मौसी को पता चलने के बाद आसपास सहेलियों से, दोस्तों से, आसपास जहां भी रिया जा सकती थी, जहां भी हो सकती थी, हर जगह उन लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। अब रिया के मम्मी पापा को खबर दी जाती है और रिया के मम्मी पापा भी तुरंत ही वहां पहुंचते हैं, जितना जल्दी हो सकता है। तब तक यहाँ खोजबीन शुरू हो चुकी थी, लेकिन तब भी रिया का कुछ पता ही नहीं चलता। और जब मम्मी पापा आ जाते हैं, लाख कोशिशों के बावजूद जब रिया का पता नहीं चलता, तो सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। और सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। भोपाना पुलिस स्टेशन होता है, वहां जाकर कहते हैं कि मेरी बेटी मिसिंग है। तो पुलिस कहती है कि हो सकता है वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई है, और उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। इससे परिवार बहुत गुस्सा भी हो जाता है
और रिक्वेस्ट करता है कि साहब ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, प्लीज उसके साथ कुछ जरूर गलत हुआ है, आप हमारी कंप्लेन लिख लीजिए और उसे ढूंढना शुरू कीजिए। और बहुत दबाव की वजह से पुलिस कंप्लेन लिखती है, खोजबीन शुरू करती है। परिवार घर वापस आ जाता है। ये सब कोहराम मचा ही हुआ था कि तभी जो नानी होती है उस घर की, उसके मोबाइल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम सिंह राज होता है, जो कि हमेशा नानी के साथ कि भजन कीर्तन मंदिरों पे जाया करता था। पिछले 2 साल से नानी और सिंह राज की पहचान थी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जहाँ नानी ही थी, नानी की उम्र भी स्वाभाविक है 50-60 के आसपास ही थी, वहीं जो सिंह राज होता है वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति ही होता है और उसकी उम्र 54 साल की होती है। उसका नानी के मोबाइल पे फोन आता है और कहता है कि बहन जी कैसी हो आप? तो रोते हुए नानी कहती है कि मेरी पोती रिया, तुम तो जानते ही हो, पता नहीं कहाँ लापता हो गई है, मिल ही नहीं रही, हम सब बहुत परेशान हैं। तो सामने से बहुत ही इत्मीनान से वो व्यक्ति कहता है कि तुम रिया को ढूंढ रही हो? रिया तो कब की मर गई। बोलती है क्या? बोले हाँ, मैंने तो उसे बहुत करीब से देखा था, रिया तो मर गई है। अब जैसे कि फोन में ये कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, नानी सबको ये बात बताती है कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, और वही रिकॉर्डिंग फोन लेकर सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस व्यक्ति को तलाशते हैं और उसको पकड़ते हैं। जब पकड़ के लाते हैं, वो देखने में 54 साल का एक सीधा साधा बुजुर्ग इंसान दिख रहा था, जो कि गले में हमेशा एक व्हाइट कलर की साफी डाल के रखता था। बहुत ही शांत स्वभाव का था। ऐसा लगता था कि इसे तो दुनियादारी की कुछ समझ है ही नहीं। और उसको बुलाकर कहते हैं कि तुमने अभी फोन किया था कि रिया मर गई है, ये क्यों बोला तुमने? तो बोलता है साहब मैं तो सच ही कह रहा हूँ। मतलब वो थोड़ा मानसिक विक्षिप्त टाइप का दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोच रहा है और उसको कुछ बोलो, एकदम से वो नींद से जगता था और रिएक्ट करता था और जवाब देता था। पुलिस कहती है कि बताओ तुमने रिया को कहाँ मरी हुई देखा? तो वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। कहता है मेरा नाम सिंह राज है और मैं जसाना का रहने वाला हूँ, और बात है 1989 की। वहां पर किसी विवाद के चलते मैंने अपने चाचा और एक चाचा के बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया था, और जिसकी वजह से पूरा गांव, पूरा इलाका मुझे जो बोलते सर कटा के नाम से पुकारने लग गया था। और उसके बाद मुझे जेल भी हो गई थी। मैं 1-2 साल जेल में भी बिताया, लेकिन मेरे खिलाफ ठोस सबूत न मिलने की वजह से अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। और जब मैं बरी होकर बाहर आया तो गांव वालों ने मुझे गांव में घुसने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों को भी गांव से निकाल बाहर फेंक दिया। वो पहले ही जा चुके थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, और गांव वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। और ऐसा सोच करके मैं वहां से निकल आया और 2 पैसे की तलाश में कि मैं कहीं काम करूं और अपना गुजारा करूं, मैं यहाँ आ गया। और यहाँ पर मुझे इस हॉस्पिटल में, एक वहाँ का जो सिटी हॉस्पिटल था, वहाँ पे उसको एक कमरा दे दिया जाता है रहने के लिए, और साथ ही वहाँ पर वो एक गार्ड की, वहीं के हॉस्पिटल की गार्ड की नौकरी भी करता था, और मैं यहाँ रहने लग गया। इसके बाद वो चुप हो जाता है। पुलिस कहती है कि मैं तुमसे रिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम बताओ रिया को तुमने कहाँ देखा है? फिर वो नींद से जगने की तरह रिएक्ट करता और कहता अच्छा साहब रिया के बारे में पूछ रहे हैं। वो फिर कहता है इसमें एक चाय वाला था, और उस चाय वाले के साथ मेरा किसी बात, एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। मैंने उससे कोई 2 रुपए का छोटा पैकेट बिस्किट लिया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे और वो बिस्किट मैंने खा ली थी, और इस वजह से वो चाय वाला मुझसे बहुत झगड़ा किया, मुझे मारा भी, मुझे बहुत जलील भी किया। और कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल में लग गई कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो भी 2 रुपए के लिए। और ये गुस्सा मैंने अपने मन ही मन में पाल लिया था। मैं रोज उसके चाय वाले के पास जाता था, वहीं बैठता था, अच्छे से चाय पीता था, बिस्किट खाता था, और साथ में उसकी एक बेटी वहां रहती थी।
जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी। मैं उससे बड़े प्यार से बात करता था और एक दिन मौका पाकर मैंने उस चाय वाले की बेटी को बहला फुसलाकर मैं अपने कमरे ले गया, क्योंकि वो मुझे अपना के जैसे मानती थी। और कमरे में ले जाकर उसने उस बच्ची को बंधक बना लिया, उसके मुंह में कपड़े ठूस दिए। उसने 2 दिन तक उस बेटी को बांध कर रखा, उसके साथ कई बार रेप किया, जितनी बार उसका मन किया। और 2 दिन के बाद जब उसका मन भर गया तो उसने उस बेटी को उसी गमछे से, जो कि वो गले में डाल के रखा हुआ था, वो कहता है मैंने इसी गमछे से उसका गला दबाकर मार डाला और फिर एक बोरी में बांध कर अपनी साइकिल में दबाकर आगरा नदी के नहर में डाल दिया। और इस इतना बताने के बाद वो फिर गुमसुम सा चुप हो जाता है। पुलिस कहती है तुम ये जो कहानी बता रहे हो मुझे उससे सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बताओ कि रिया कहाँ है? क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। और जब वो बोलता है, नींद से फिर जगता है, बोलता है अच्छा रिया के बारे में। फिर वो आगे बढ़ता है, बोलता है लॉकडाउन का समय था, 2020-21 की बात थी। एक 12 साल की लड़की अपने घर से दुकान गई थी कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में कोई भी बाहर दिखता नहीं था, पूरा रास्ता सुनसान था। और मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, मैंने बोला बच्चे मुझे आपसे कुछ काम है। और मैंने उसको भी बहला फुसलाकर अपने कमरे ले गया और वहां पर मैंने उसके भी साथ वही सब किया। 2 दिन तक मैंने उसको बांध के रखा, मुंह में कपड़े ठूस दिए और उसका मैंने 2 दिन तक जितनी बार मेरा मन किया मैंने उसका रेप किया। उसके बाद उसी गमछे से मार डाला उसको और उसी तरीके से उसको एक बोरी में बांध कर साइकिल में लेकर नदी में फेंक दिया। फिर चुप हो जाता है। पुलिस कहती है तुम ये क्या कहानी बता रहे हो, मुझे रिया के बारे में बताओ, मुझे रिया के बारे में जानना है। तो फिर वो नींद से जगते हुए कहता है कि अभी थोड़े समय पहले की ही बात है, 1 साल पहले की बात है। जिस हॉस्पिटल में मैं रहता हूँ वहां पर एक 15 साल की लड़की झाड़ू पोछे का काम करती थी और किसी गलती की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और वो 2 दिन के बाद उसके कुछ पैसे बचे थे, वो लेने के लिए हॉस्पिटल आई थी। और जब वो अपने पैसे लेकर जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, कहाँ जा रही हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। और वो लड़की भी बुजुर्ग को अपना बुजुर्ग समझकर, या बुजुर्ग को हर कोई मदद करने की सोचता है। अमूमन अगर आप और हम भी होंगे और कोई बुजुर्ग इंसान कहेगा कि बेटा वहां चल के मेरा ये काम कर दो, तो कोई भी संकोच भी नहीं करेगा और सोचेगा भी नहीं। और ऐसा ही वो लड़की भी करती है और वो उसके कमरे में चली जाती है। और जैसे ही वो कमरे में जाती है फिर वो इंसान दरवाजा बंद करके उसको बंधक बना लेता है, उसके मुंह में कपड़े ठूस देता है और उसको भी वो पूरे 2 दिन तक बांध के रखता है और 2 दिन तक उसका रेप करता है, कई बार करता है। और उसके बाद उसको भी बांध कर नहर में फेंक आता है। हालांकि फिर पुलिस बोलती है कि तुम रिया के बारे में बताओ। थोड़ी देर वो चुप रहता है। पुलिस तभी सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में कॉल करती है कि क्या गुमशुदगी की लड़की की ये एक इंसान आया है जिसका नाम सिंह राज है और वो ऐसी ऐसी कहानी बता रहा है, क्या पिछले 2 सालों में ऐसी कोई लड़की इस नाम की, इस उम्र की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? तो सामने चेक करके पुलिस कहती है कि हाँ, रिपोर्ट तो यहाँ जरूर दर्ज हुई है, लेकिन आज तक उन बच्चियों की बॉडी ही नहीं मिली और इसीलिए उस केस में किसी को कुछ भी नहीं पता। और ये सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। यानी पुलिस को अब ये यकीन हो गया था कि ये इंसान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। लेकिन फिर भी उस बुजुर्ग 54 साल के सिंह राज को देखकर, उसका जो हाव भाव था, उसकी जो रहने की शैली थी, उसको देखकर किसी को यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि इस इंसान के अंदर इतना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। और जब बात रिया की आती है तो कहता है कि रिया अपने नानी के घर से मौसी के घर की तरफ जा रही थी और तभी मेरा मन विचलित हो गया उसको देखकर। मैंने रिया से कहा कि रिया मेरे घर चलो, मुझे कुछ काम है। रिया कहती है ठीक है,
क्योंकि रिया के घर अक्सर वो आया जाया करता था, उसके नानी के साथ कीर्तन भजन जाता था। जब घर आता रिया उसको एक दादाजी के जैसे ट्रीट करती थी, जो एक बुजुर्ग और बच्चों के बीच में स्नेह होता है वैसे वो रखती भी थी। चाय भी पिलाती थी, कुछ बनाती थी तो उनको बुलाकर खिलाती भी थी, क्योंकि वो अकेला रहता था। और रिया ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये बुजुर्ग इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। और जब रिया उसके घर चली जाती है तो वो रिया को भी बंधक बना लेता है, उसके हाथ पैर बांध देता है, मुंह में कपड़े ठूस देता है और उसका भी कई बार रेप करता है। और वही सेम टू सेम पूरे 2 दिन तक वो बांध के रखता है और 2 दिन तक उसका रेप करता है। और 2 दिन के बाद रिया की भी वो गला घोटकर उसी साथी से हत्या कर देता है। और उसके बाद उसी तरीके से रिया को बांध कर वो नहर में फेंकता है। हालांकि जब वो नहर में फेंकने गया, रिया की बॉडी भी ज्यादा बड़ी थी, या शायद उसके पापों का घड़ा भर चुका था। रिया की बॉडी नहर तक नहीं जा पाती है, बल्कि वो बीच में ही झाड़ियों में अटक जाती है। और उसको लगा सिंहराज को कि शायद ये थोड़ी देर बाद अपने आप नहर में गिर जाएगी, और इस बात का इत्मीनान करने के लिए वो दूसरे दिन भी नहर जाता है। लेकिन जाकर देखता है कि रिया की बॉडी तो वहीं की वहीं अटकी पड़ी हुई है। वो एक डंडा लेता है और डंडे से उस रिया की बॉडी को नदी में गिराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं होती और उसे वापस आना पड़ता है। उसके फिर नेक्स्ट डे भी हो जाता है, लेकिन तब भी रिया की बॉडी नदी में गिरने का नाम ही नहीं ले रही और मजबूरन सिंहराज को वापस आना पड़ता है। वो वहीं घंटों बैठा रहता था, रिया की बॉडी के पास उसको गिराने की कोशिश करता। बताए अनुसार जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर उसको रिया की बॉडी भी मिल जाती है। और रिया की बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उस सिंहराज बुजुर्ग 54 साल के इंसान का जो घिनौना रूप आता है सामने, वो और भी भयावह होता है, क्योंकि रिया के साथ उसने साधारण तरीके से नहीं बल्कि कई भी अमानवीय तरीके से बलात्कार किया था। तो दोस्तों, इसके बाद सभी के होश उड़ते हो जाते हैं। उसको अरेस्ट तो कर ही लिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल पुलिस पे उड़, उठता है कि जब पहले से 3 लापता कंप्लेन थी, लेकिन एक भी केस को पुलिस ने सुलझाने की कोशिश तक नहीं की। और इसी वजह से उन 3 बच्चियों के माँ बाप को आज तक कभी इंसाफ नहीं मिला, उनकी बॉडी तक नहीं मिली। तो दोस्तों, आज के जमाने में, आज के दौर में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, हर किसी पे शक करना जरूरी हो गया है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। ये स्टोरी, ये सच्ची घटना ऐसी है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, अपना और अपनों का जितना ज्यादा हो सके ख्याल रखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, ऐसी क्राइम की वीडियो, क्राइम स्टोरी, सच्ची घटना पे आधारित वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।